ये लेक्चर नंबर 2 है। देखो हमने बहुत सारी बातें करी, बहुत सारे कमेंट आए और कमेंट में सबका एक ही रिस्पॉन्स था कि हमें आगे जो लेक्चर है उसे और कंटिन्यू करना है। अब बेसिकली दोबारा से बता देना चाहता हूँ कि मेरे चैनल का नाम है सेम जिनी और मेरा नाम है अरबाज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोबारा से लेक्चर। लेक्चर नंबर 2 नाम है इसका, और जहाँ पे हमने छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो प्री प्रोसेसर क्या होता है। प्री का मतलब होता है पहले। प्री का मतलब क्या होता है? पहले। प्रोसेस मतलब प्रोसेस से पहले क्या चीज़ हमें प्रोग्रामिंग में लिखनी चाहिए, वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उसमें सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है हमें सबसे पहले क्या लिखना चाहिए? डिफाइन। अब डिफाइन इसलिए क्यों लिखते हैं? क्योंकि देखो जब भी हम कभी भी अपना कॉलेज में भी आते हैं, स्कूल में भी रहते हैं, जब हमें याद है कि हमारा जो पहले इंडेक्स पेज होता था बुक का, नोटबुक का, ऐसा रहता था, उसमें हम क्या करते थे? सबसे पहले क्या करते थे? एक डेट लिखते थे। ठीक है, फिर उसके ऊपर टॉपिक लिखते थे। ठीक, अब टॉपिक लिखने का टॉपिक का नाम लिखते थे। फॉर एग्जांपल मेरे टॉपिक का नाम है सी प्रोग्रामिंग, लिखूंगा सी प्रोग्रामिंग। इसके बाद मैं क्या स्टार्ट कर देता? उसका बॉडी पार्ट स्टार्ट कर देता। जो जो मैम ने मुझे पढ़ा है वो सब एक एक करके यहाँ पे एग्जीक्यूट यानी लिखने स्टार्ट कर देता था। इसी को लेके जो यहाँ पे जो सबसे पहला पार्ट जो मैंने लिखा है टॉपिक, ये जो वर्ड डिफाइन किया है, इसको क्या किया मैंने? वर्ड को क्या कर दिया यहाँ पे? मैंने डिफाइन किया जो ये वर्ड टॉपिक। इससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि ये क्या है। ये जो मेरा टॉपिक है, ये मेरा क्वेश्चन आंसर है, या क्या मेरा एस्से है, या मेरा एक पैराग्राफ है। तो ऊपर जो भी मैं चीज़ लिखूंगा वो मुझे बताते रहेगी कि यह किसके बारे में है। इसी तरीके से मेरा सी प्रोग्रामिंग में भी सेम ऐसी है। तो सी प्रोग्रामिंग में सबसे पहला वर्ड क्या आ जाता है हमारे पास कि हैशटैग डिफाइन। हैशटैग डिफाइन लगाने से क्या हो जाएगा कि हमें हमारा जो कोई भी कंपाइलर है वो समझ जाएगा कि यहाँ पे क्या करना है। उसे सिंपल सा डिफाइन करना है। क्या डिफाइन करना होगा? अब देखो बहुत सारे हमारे पास जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जो इतने भी मैथ के क्वेश्चन होते हैं उनके लिए बनाते हैं प्रोग्राम। ठीक है, ज़्यादातर एक सेकंड, ठीक, मैथ के क्वेश्चन के लिए हम बनाते हैं जितने प्रोग्राम। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जब डिफाइन अगर लगा देंगे, हैशटैग डिफाइन लगा देंगे, तो इसका मतलब सिंपल से क्या हो जाएगा कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? पाई की वैल्यू इनिशिएट कर सकते हैं। कि बाई चांस अगर प्रोग्राम में हमें पाई की वैल्यू बतानी होगी तो हम क्या करते हैं? हम क्या कर सकते हैं? पहले लिखेंगे पाई, पहले लिखेंगे हैशटैग डिफाइन कर देंगे। हैशटैग डिफाइन के बाद हम क्या स्टार्ट कर देंगे? पाई की वैल्यू इनिशिएट करने देंगे, 3.14 होती है। अब अगर हम हैशटैग डिफाइन ये सब नहीं लिखते हैं अपने प्रोग्राम में, अपने कोड के अंदर पूरा हैशटैग डिफाइन ये सब नहीं लिखते हैं, तो क्या आएगा? दादा सोचो, ये पाई 3.14 एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। क्या बोले मैंने? एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। इसी चीज़ को छोटी मोटी जो मैथमेटिकल इक्वेशन होते हैं, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, मैथ्स का या कोई भी चीज़ का, तो उसके लिए हमें पहले लिखना पड़ेगा हमने डिफाइन कर रखा। अब डिफाइन में क्या होगा? वो अपने कंपाइलर प्रोसेस में जाएगा, अपने अपने सिस्टम में जाएगा, चेक करेगा कि हाँ, जब मैं डिफाइन कर रहा हूँ, डिफाइन अगर मैंने एक बार लिख दिया तो इसका मतलब क्या करेगा? वो वापस जाएगा और चेक करेगा, हाँ ऐसा करके एक पीडीएफ तो थी, ऐसा करके कोई फाइल तो थी कि जिसमें क्या था, पाई बराबर जिसकी वैल्यू उसे क्या लिखनी थी? 3.14। तो जहाँ जहाँ हम पाई लिखेंगे तो वो 3.14 लिखता चला जाएगा, बिना किसी एग्जीक्यूशन के, बिना किसी कमांड के। ऐसा हो क्यों पा रहा है? खाली डिफाइन लिख देने से। खाली क्या लिखने से? डिफाइन लिख देने से। ठीक है, इस तरह से एक और चीज़ होती है स्क्वायर एक्स। अब स्क्वायर एक्स से क्या मतलब है? जैसे हमसे फॉर एग्जांपल मुझे किसी भी नंबर का स्क्वायर करना है, फॉर एग्जांपल 2 का स्क्वायर करना हो, 2 का स्क्वायर क्या करने का है? 2 का 2 कर दूंगा तो आ जाएगा मेरा 4, ये तो हो गया स्क्वायर। बट मेरे कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि मैं इस 2 की पावर 2 करने पे 4 ही प्रिंट करे? ठीक है, वो ऐसा भी तो कर सकता है 2 की पावर 2 एज इट इज प्रिंट करते हैं, 4 ही ना प्रिंट कर पाए। इसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं? प्री प्रोसेसर का यूज़ करते हैं, ताकि कंप्यूटर को पता चलता रहे कि मैं करना क्या चाहता हूँ। उसी तरीके से वो अपना एग्जीक्यूशन करते रहेगा। तो सबसे पहले क्या आ जाता है वहाँ पे? डिफाइन। इससे क्या हो जाएगा? इसका पर्पस क्या? डिफाइन है कॉन्स्टेंट और मैक्रो। तो जितनी कॉन्स्टेंट चीज़ आती है मैथमेटिकल ऑपरेशन में, उसके लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं? डिफाइन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे पाई की वैल्यू क्या है? 3.14। तो क्या कॉन्स्टेंट है? तो जो चीज़ कॉन्स्टेंट वैल्यू है, हम उसके लिए डिफाइन का यूज़ करेंगे। फिर आता है हैशटैग इंक्लूड। अब देखो कोई भी सी प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो सबसे बेसिक, सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है तुम्हारा? कि तुम हैशटैग इंक्लूड लिखना ही पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? तो ध्यान से मेरी बात को समझो। इंक्लूड का काम क्या है? एक तरह से बताना। इंक्लूड का काम क्या है? एक तरह का बताना, एक तरह का गेट है। एक तरह का क्या है? कि गेट है। अब देखो हमारे जैसे घर जाते हैं तो हम पूछते हैं ना, भाई तेरे घर कहाँ है? तो हम घर के लिए क्या बोलते हैं? भाई तेरा एड्रेस क्या है? क्या बोलते हैं? तेरा एड्रेस क्या है? तो वही तरीके से अभी कंप्यूटर को हम बताने के लिए कि भाई जाना किधर है, तो हम क्या पूछते हैं कि इंक्लूड करो। क्या करते हैं हम? इंक्लूड करो। अब बोलेगा ठीक है, एड्रेस बताने के लिए कह रहा है, एक तरह से एड्रेस बता रहा है। अब हम इंक्लूड क्या करें? अब फॉर एग्जांपल मान के चलो मुझे अपने प्रोग्राम को इनपुट और आउटपुट करवाना है, इनपुट और आउटपुट करवाना यूज़र से। कुछ भी प्रोग्राम हो जाता है, एज इट इज़ कुछ भी। ठीक है, मान चलो मुझे दो ही यूज़र से लेना है, कि 2 नंबर, 3 नंबर, 4, कुछ भी यूज़र से लेना है, उसका नाम ही क्यों ना लेना हो।
उसका नेम ही क्यों ना लेना हो, तो ये सिर्फ इनपुट करवाने के लिए ही मुझे हैशटैग इंक्लूड stdio और .h लिखना ही पड़ेगा। इससे क्या होगा, जो मेरा कंप्यूटर उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये जो यूज़र है इसको इंक्लूड करवाना है, क्या चीज़ इंक्लूड करवाना है, किसी का इनपुट या आउटपुट करवाना है प्रोग्राम के थ्रू। तो इसके लिए हम हैशटैग इंक्लूड करते हैं। तो इंक्लूड से मतलब क्या होता है, इसको क्या कर लो, इंक्लूड कर लो। क्या इंक्लूड कर लो भाई, दो चीज़ हो सकती है। एक चीज़ हो सकती है देखो stdio.h, इसका मतलब होगा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ये एच का मतलब होता है तुम्हारी हेडर फाइल। एच मतलब क्या होता है, हेडर फाइल। अब देखो जब भी कोई भी कोडिंग बनाता है, कोई भी लैंग्वेज बनाता है, तो क्या करता है कि यूज़र को ईजिली करने के लिए क्या करता है, पहले से प्री डिफाइंड हेडर फाइल बना देता है। प्री डिफाइन क्या बना देता है, हेडर फाइल। उससे क्या होता है, एक तरह का चीट कोड मिल जाता है कि अगर हम खाली stdio.h लिख देंगे ना, stdio.h कहीं प्रोग्राम में लिख देंगे, तो इसका मतलब क्या करेगा वो, मेरा जो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा वो क्या करेगा, ज़्यादातर बेसिकली सी में ये यूज़ होता है। तो वो क्या करेगा, पहले से जाएगा चीट कोड में देखेगा कि हाँ ये जो यूज़ करा है ये इसलिए यूज़ करते, कोई भी यूज़र से इनपुट और आउटपुट लेने के लिए, यूज़र से इनपुट और आउटपुट लेने के लिए ही ये वाला कमांड लिखा जाता है। तो इसलिए वो क्या करेगा, चालाकी से वो वाली चीज़ को मेरे कंप्यूटर में एक फ़ाइल पहुंचा देगा कि हाँ यूज़र को ये वाला चीज़ करवाना चाहिए। अब ऐसा हम क्यों करवाना चाहते हैं, देखो अब देखो कोई भी लैंग्वेज जो बनती है बेसिकली इसीलिए बनी है ताकि क्या हो, हम जो ह्यूमन लैंग्वेज है वो क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र कर दे किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज को, किसी भी कंप्यूटर कर दे, किसी भी को भी ट्रांसफ़र कर दे कंप्यूटर लैंग्वेज को। क्योंकि कंप्यूटर क्या समझता है, खाली ज़ीरो और वन समझता है। क्या समझता है, ज़ीरो वन। अब उस ज़ीरो वन को समझाने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारी लैंग्वेज करते हैं, जैसे हाई लेवल लो लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लो लैंग्वेज में क्या आता है, जरा ध्यान समझो। जो हमारी सी प्रोग्रामिंग है वो हाई लेवल लैंग्वेज में आती है, ठीक है। अब ये ध्यान से रख लेना, हाई लेवल है, ये नहीं समझना लो लेवल है। लो लेवल की लैंग्वेज तुम्हारी ज़ीरो वन है, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं। इसीलिए कह रहा हूँ ये क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। अब इसके साथ सीन किया जाए, ध्यान से समझो। अगर मुझे कोई भी चीज़ लिखनी होगी पेपर, मान के चलो किसी भी तरह का कंप्यूटर से काम करवाना, तो मैं क्या करूँगा, बार बार ज़ीरो वन लिखता रहूँ, ज़ीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन। ये तो खुद कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मेरे लिए। कुछ भी करवाने के लिए किसी का नंबर डिफाइन करना तो उसके पहले कोड देखूंगा कि भाई इसका ये कोड है, इसका ये कोड है। ये क्या हो जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। इसी कॉम्प्लिकेटेड को कम करने के लिए हमने क्या किया, लैंग्वेज को डेवलप कर दिया। क्या कहते हैं, लैंग्वेज डेवलप। इससे क्या होगा, मैं जो लैंग्वेज समझ सकता हूँ वो इसमें लिखी होगी, फिर यही लैंग्वेज क्या कर देगी, कंपाइल होके, यही लैंग्वेज कंपाइल होके या इंटरप्रेट होके मुझे मेरे जो कंप्यूटर उसको पहुंच जाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, बीच में क्या करते हैं, इसके बीचों बीच या इस कंप्यूटर के पास क्या करते हैं, एक हेडर फाइल नाम की चीज़ रख देते हैं, ताकि बार बार एक लंबा सा कोई भी कोड होगा ना, लंबा सा कोई भी कोड है उसे बार बार ना लिखना पड़े। इसीलिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्री प्रोसेसर का यूज़ करते हैं। अब ध्यान से याद कर लो, ये समझ लो। एक तरह का तुम समझ लो कि जैसे गूगल, अब गूगल किस तरह से वर्क करता है, अब गूगल पे हम कुछ भी लिखते हैं XYZ, फॉर एग्जांपल मैंने गूगल पे गया सर्च इंजन पे, ठीक है, मैंने खाली अपना नाम लिख दिया, ठीक है, मैंने क्या किया, अपना नाम लिख दिया, जैसे मैंने नाम लिख दिया अरबाज, ठीक है। अब मैंने अपना नाम जैसे लिख दिया अरबाज, ठीक है, सर भी लगा दे रहा हूँ, चलता रहता है इतना, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेगा गूगल, क्या करेगा, मेरे बार बार मुझे क्या दिखाएगा, इतना ही लिखने पर ही मुझे सारी लिस्ट दिखा देगा। सारी क्या दिखा देगा, लिस्ट दिखा देगा। सेम चीज़ क्या करती है, हमारी हेडर फाइल कर रही है, सेम चीज़ क्या करती है, हेडर फाइल कर रही है। जैसे अगर हेडर फाइल पे मैं लिख दूंगा stdio.h हैशटैग, ये पूरा इतना सी भी लिख दूंगा, उससे मेरे कंप्यूटर को पता चल जाएगा या मेरे हेडर फाइल को या लैंग्वेज को पता चल जाएगा कि हाँ ये तो कुछ इनपुट या आउटपुट करवाना है वाला है। तो चलो ना इसकी क्या कर देते हैं, हेल्प कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हेल्प कर देते हैं। हेल्प क्या करेगा वो, वापस अपने दिमाग में जाएगा, समझिए, दिमाग मतलब अपनी हेडर फाइल में देखेगा कि हाँ इसका मतलब है, ठीक है। सेकंड क्या है, हैशटैग इंक्लूड माई हेडर डॉट, ये बहुत पुराने में चलता था, अब तो यही चलता है, ठीक है, ये तुम इतना ध्यान मत देना इस पर थोड़ा, ठीक है, ये पुराने ज़माने में चलता था, अब तो यही चलता है कि तुम हैशटैग इंक्लूड stdio.h लिख दो। stdio की फुल फॉर्म पता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। एच का मतलब यहाँ पे क्या, हेडर फाइल। ऐसे बहुत सारी होती है, सबसे बेसिक में तो पता है एक मैथ डॉट एच करके होती है। अब देखो मैथ डॉट एच का काम क्या होगा, तुम तो बहुत समझदार हो, तुम्हें तो पता ही होगा मैथ का मतलब क्या, मैथमेटिकली इक्वेशन को सॉल्व कर सके। जैसे बहुत सारी साइन की होती है, कोस होता है हमारे पास, टैन थीटा होते हैं, इन सबको क्या कर सॉल्व कर सके। इसीलिए हम किसका यूज़ करते हैं, मैथ डॉट एच की हेडर फाइल का हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसका समझ गया, इसका समझ। अब हैशटैग इफ डेफिनाइन, इफ एंड डिफाइन, एल्स इंडेफ। अब देखो ये होता है कंडीशनल कॉम्पिलेशन। देखो बहुत सारी हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं बहुत सारी कंडीशन आती है। अब कंडीशन किस तरह से हो सकती है, एक बेसिक से एग्जांपल लेके मैं समझा देता हूँ। जब हम फ्लिपकार्ट पर जाते हैं, तो मान के चलो तुम्हें ड्रेस देखनी हो रेड कलर की, तो सबसे पहले क्या लिखते हो, रेड कलर की ड्रेस, यही लिखते हो ना।
तो सिंपल से क्या करता है, फ्लिपकार्ट पहले रेड कलर की सारी ड्रेस दिखाता है, उसके बाद क्या करता है वो उसकी प्राइस दिखाता है, फिर तुमसे इसमें एक और सिलेक्ट करते हो कि नहीं ये वाला मुझे चाहिए पर कम से कम 6-7 लाख, 6-7 लाख थोड़ा, मुझे 35,000 का कोई गाउन दिखा दो। तो क्या करता है 35,000 का गाउन पर जाता है, फिर दिखाने लग जाता है, फिर देखता है कि तुम्हारे एड्रेस पे गाउन पहुंचेगा भी या नहीं पहुंचेगा, तो इसलिए वो क्या करता है, उसको क्या कहता है एक बार बार क्या करता है चेक करते रहे, बार बार क्या करता रहता है चेक करता रहता है, यानी इफ़ और एल्स कंडीशन लगाता रहता है, इफ़ और एल्स कैसे, अगर आपके पास ये एड्रेस है तो पहुंचा दो, नहीं तो रहने दो। ठीक है, ऐसे बहुत बार हुआ है, ठीक है, हमको बता सके अपने कंप्यूटर को, देखो हम ये चीज़ करना चाहते हैं। फिर आता है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है हमारे पास अनडिफाइंड मैक, यानी कैंसल है प्रीवियसली डिफाइंड मैक्रोज। इसका काम क्या है, कैंसल है प्रीवियसली डिफाइंड मैक्रोज। अगर मैं ये वाला लगा दूंगा तो पहले से जो डिफाइन होगा उसको कह देगा कैंसल आउट कर देगा। अब समझे नहीं भैया, अब इसका सिंपल समझा देता हूँ। फॉर एन एग्जांपल मान के चलो तुम रिसर्च कर रहे हो, क्या कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, कोई किसी भी तरह का रिसर्च कर रहे हो, मान के चलो मैं पीएचडी कर रहा हूँ मैथ में, किस में कर रहा हूँ, मैथ में कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे पता चलता जाए वैल्यू क्या हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पीएचडी कर रहा हूँ, यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे हाँ, मैं जो पीएचडी कर रहा हूँ कि पाई की अगर जो वैल्यू है 3.14 ना हो के वो ये होनी चाहिए कि 3.13, ये होनी चाहिए इस कंडीशन। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैंने यहाँ पे डिफाइन लिखा, ठीक है, तो क्या होगा, बार में मेरा प्रोग्राम किस पे चले जाएगा, 3.14 पे। बट मैं तो पीएचडी कर रहा हूँ, मैं तो चेक करना चाहता हूँ, तो चेक करने के लिए मैंने क्या किया, स्पाई की वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ, स्पाई की वैल्यू को क्या करना चाहता हूँ, चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, अनडिफाइन कर दूंगा। अब अनडिफाइन से क्या होगा कि जो मेरा प्रोग्राम है, यानी मेरा जो जो मेरा कंप्यूटर है, वो क्या समझ जाएगा कि नहीं ये स्पाई की ये वाली वैल्यू नहीं चाहता, ये अपने हिसाब से चेंज करना चाहता है। तो चलो इसको एक मौका दे देते हैं, एक चांस दे देते हैं कि ठीक है चलो चेंज करके देख लो अपने रिसर्च के लिए कि 3.13 पे क्या क्या वैल्यूज़ आ सकती है। ठीक है, तो इसीलिए अनडिफाइंड का यूज़ करते हैं, ताकि वो क्या करते हैं कैंसिल कर दे प्रीवियसली डिफाइंड मैक्रोस को। तो जितने भी कंप्यूटर के अंदर पहले से डिफाइंड जितने भी मैथमेटिकल इक्वेशन होंगे या मैक्रोज होंगे, उनका क्या देगा, कैंसिल कर देगा। और जिस तरह से तुम अपने मन से जो चाहो वो उसको डिफाइन कर सकते हो एज पर योर रिसर्च। ठीक है, फिर आता है हैशटैग लाइन। अब देखो अलाइन 100 न्यू फाइल डॉट सी यूज फॉर कंट्रोल कंपाइलर एरर या डिबग मैसेज। अब देखो, अब तुमने देखा होगा कि हम जब कोड लिखते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारी गलती आती, एरर्स आते हैं। इसी एरर्स को फाइंड करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हैशटैग लाइन का यूज़ करेंगे, जो क्या करेगा, मॉडिफाई लाइन नंबर्स और फाइल नेम फॉर एरर मैसेज। तो क्या कर देगा, एरर मैसेज को ही लिए क्या कर देगा, मॉडिफाई कर देगा, किसको, लाइन को कर देगा। ठीक है, अब आएगा हैशटैग एरर। इसका काम क्या, जरा ध्यान से, रेसेस अ स्पेसिफिक एरर ड्यूरिंग कंपाइलेशन। इससे क्या होगा, बाई चांस मैंने लो मैंने को चलो मैं यहाँ पे इंट लिखना चाहता हूँ, INT इंट, मैंने गलती से IMT लिख दिया, IMT लिख दिया। इसी चीज़ को बताने के लिए कि मैंने कौन से लाइन पर, मैंने क्या बोला, कौन से लाइन पर ये मिस्टेक हुई, वो बता देगा हाँ ये दूसरी लाइन पर आपकी वाली मिस्टेक हुई है। इसका काम कौन करेगा, हैशटैग एरर करके मैं बता दूंगा। तो इससे क्या कर दूंगा, ऐसे ऊपर सबसे पहले लिख दूंगा हैशटैग एरर, तो इसमें बार बार पता चलता रहेगा कि मैं कहाँ पर कौन सी लाइन पर गलती कर रहा हूँ, तो बाद में आके मैं ठीक कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है प्रेगमा। अब देखो प्रेगमा क्या करता है, प्रोवाइड एडिशनल इंस्ट्रक्शन टू द कंपाइलर यूज फॉर कंपाइलेशन कंट्रोलिंग कंपाइल, क्या लिखा, यूज फॉर ऑप्टिमाइजिंग कंट्रोलिंग कंपाइलर एक्सेट्रा। अब देखो ये जो है ना प्रेगमा, ये तब यूज करना चाहते हैं हम जब एडिशनल इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं कंपाइलर को। एडिशनल इंस्ट्रक्शन का मतलब समझ लो, मैं ध्यान से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो तुमने कोई भी प्रोग्राम लिखा XYZ, बट ऐसा भी तो हो सकता है उसे कंपाइल करने में टाइम लगे, कंपाइल करने में क्या लगे, टाइम लगे, तो हम क्या चाहेंगे, खाली 50% पोर्शन ही क्या हो सके कंपाइल हो सके, या 50 या 60% ही क्या हो सके कंपाइल हो सके। ठीक है, और बाकी का उसे कंपाइल ना करने दें। तो हम क्या करेंगे, हैशटैग प्रेगमा लगा देंगे। इससे क्या होगा, हम जो चाहे उसको क्या करते हैं कंपाइलर कंट्रोल कर सकते। इससे क्या होगा, हमारे हमारे ही हिसाब से ही वो उतना ही कोड को क्या करेगा, कंपाइल करेगा, उतना ही कोड को क्या करेगा, कंपाइल करेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, तुम्हारा जावा। जावा में सबसे बेस्ट फीचर क्या है कि हम जितना चाहे उतने पोर्शन को कंपाइल कर सकते हैं, बाकी ना चाहे तो कोई भी चलेगा। मान के चलो मेरे प्रोग्राम में 10, मैंने एक बार लिख दिया एक के बाद एक, बट मैं चाहता हूँ खाली 3 ही प्रोग्राम उसमें रन हो, ये कंपाइल हो, तो तो इसमें क्या करूँगा, जावा का यूज़ कर सकता हूँ, तो उसका भी यूज़ कर लूँगा। फिर आता है एक्सप्लेन द बेसिक स्ट्रक्चर एंड कंपाइलेशन प्रोसेस ऑफ सी प्रोग्रामिंग। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग क्या है, तो देखो इसमें बोला है कि खाली स्ट्रक्चर बता दो और कंपाइलेशन प्रोसेस बता दो सी प्रोग्रामिंग का। हाँ तो बता देते हैं, इसमें क्या ज़्यादा बड़ा। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, किसी भी सी प्रोग्राम लिखने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले क्या, हेडर फाइल चाहिए, ठीक है बना देंगे, उसमें क्या है
ऐसी बन जाती है। देखो यहाँ पे लिखूंगा हैशटैग इंक्लूड, ये छोटा एरो, इसमें लिखूंगा ST यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, बड़ा वाला छोटा कर दूंगा। अब मान लो मैथ लिखना चाहता हूँ कुछ, तो हैशटैग इंक्लूड math.h। फिर बाद अब इसके बाद क्या करूँगा, ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल का मतलब क्या है यहाँ पे जरा ध्यान समझो। कभी कभी हम जब प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो हमें क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं कुछ ना कुछ ग्लोबल वेरिएबल हो। ग्लोबल वेरिएबल का मतलब एक ऐसे वेरिएबल क्या हो जो सबके लिए सेम हो, सबके लिए क्या हो, सेम हो। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरा इंट बराबर a=5 कर दो, क्या चाहता हूँ 5 कर दो। हम ऐसे कह रहे हैं ये वैल्यू कह रहे फिक्स है, ये कह रहे फिक्स कर दो, तो पहले डिफाइन यहाँ पे कर दूंगा तो इससे फिक्स हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है मेरा मेन प्रोग्राम। अब मेन प्रोग्राम में क्या लिखूंगा, इंट मैन क्लोज, फिर यहाँ पे अपना कोड लिखूंगा, जो भी XYZ मेरा जो कोड होगा वो यहाँ पे लिख दूंगा। और उसके बाद क्या कर दूंगा, यहाँ पे अदर फंक्शन लिखना चाहे तो लिख सकता हूँ, कोई भी कंडीशन हो। और उसके बाद इसको कर दूंगा रिटर्न कर दूंगा, उसकी वैल्यू क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा 0 डाल के, और ये मेरा प्रोग्राम रन हो जाएगा। अब देखो ये क्या एक तरह का सिंटैक्स है, क्या एक तरह का सिंटैक्स है, ये हमसे पूछा था बेसिक स्ट्रक्चर के किसी भी सी प्रोग्राम को लिखने के लिए। तो सबसे पहले से हेडर फाइल आनी चाहिए, हेडर फाइल के अंदर कोई ग्लोबल वेरिएबल होना है, अगर ऑप्शनल है ना तो कोई भी चलेगा, बट उसमें सबसे पहले क्या हेडर मैन फाइल होनी चाहिए, फिर रिटर्न करके अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवा सकते हो। यही क्या है इसका स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी मैंने दे रखा था, ध्यान से समझो। पहले मैंने क्या किया, हैशटैग इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल है। मेन फंक्शन में क्या लिखा है, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। अब देखो बेसिकली अगर तुम पहली बार अगर सी प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो ये कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो तो सबसे पहले हम क्या प्रिंट करते हैं, हेलो वर्ल्ड करते हैं। ठीक है, देखिए हम दुनिया को क्या कर रहे होते हैं, हेलो कर रहे होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हैशटैग इंक्लूड stdio.h, तो इससे पता चल जाएगा वो हेडर फाइल है जिसमें हम क्या करवाना चाहते हैं, इनपुट और आउटपुट। क्या करवाना चाहते हैं, इंट मैन, ये क्या एक मेन फंक्शन। अगर तुम सी प्रोग्रामिंग ये वैल्यू नहीं लिखते हो तो कभी भी वो प्रोग्राम तुम्हारा रन नहीं होगा, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग का जो कंपाइलर है वो सबसे पहले कहाँ जाता है, सबसे पहले जाता है ढूंढता है कि मेन फाइल है क्या। वो क्या ढूंढता है कि मेन फाइल है क्या, जैसे उसे मेन फाइल मिल जाती है फिर उसके अंदर का कोड को देखता है, फिर उसके बाद देखता है कि उसको रिटर्न करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो अंदर में गया, ठीक है, फिर देखा हाँ प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है जी, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर दो, ठीक है प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, रिटर्न भी करना है जी, ये नहीं खाली प्रिंट करके अपने पास रखो, हमें दिखाओ भी। रिटर्न का मतलब क्या है, हमें दिखाओ, खाली अपने तक मत रखो बात, हमें क्या करो उसे दिखा दो। अपने तक बात नहीं रखनी इसमें, हमें दिखा दो। हमें दिखाने के लिए क्या करेंगे, हम रिटर्न 0 लिख देंगे ताकि वो प्रोग्राम क्या हो हमें दिखने लग जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और देख लो, जब भी हम कोई भी स्ट्रिंग प्रिंट करते हैं, स्ट्रिंग का मतलब कुछ भी हो सकता है कि लंबा सा नंबर्स भी हो सकता है उसमें, उसके अंदर हम कोई भी अल्फ़ाबेट भी लिख सकते हैं, तो जब जाहिर सी बात इसमें क्या लिखा, डबल स्लैश लगा देनी है। देखो डबल, ये यहाँ पे देख रहे हो ये चीज़ और ये चीज़, ये लगा देना। और कोई भी कोड लिख रहे हो तो ये सेमी कोलन लगाना मत भूलना। ये सबसे बेसिक गलती बच्चे जब पेपर में कर रहे होते सेमी कोलन लगाना भूल जाते हैं और टीचर वहाँ पे नंबर काट दिया। तो सेमी कोलन याद से लगाना और इसको ब्रैकेट को क्या बंद कर देना। ठीक, इसे कहते हैं कमेंट्स। अब एक चीज़ और बता देता हूँ तुम्हें, जहाँ पे तुम देख रहे हो डबल स्लैश करके मैंने लिखा मेन फंक्शन हेडर फाइल ये सब लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है, कमेंट्स। ये क्या है, कमेंट्स। ये लिखना ज़रूरी होता है, क्यों ज़रूरी होता है कि मान के चलो, ये ज़रूरी इसीलिए होता है कि कल को कोई तुम्हारी जगह बैठे, तुम्हारी डेस्क पे बैठे और देखना चाहता है कि तुम क्या करना है, तुमने अपने प्रोग्राम में क्या क्या कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे प्रोग्राम में एडिशन ऑफ नंबर है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर है, फाइंडिंग ऑफ टेबल है किसी भी इंटीजर्स का, और मेरे भाई में पाइथागोरस के थ्योरम भी बहुत सारे हैं। तो मैं क्या चाहूँगा उस यूज़र को, यानी जिसे पता नहीं हो या नूब हो, उसे भी पता लिख जाए कि मैंने यहाँ पे क्या क्या प्रोग्राम, कहाँ पे क्या क्या चीज़ कर रखी है। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, डबल स्लैश लगा के मैं चीज़ लिख दूंगा। अब इससे क्या होगा, इस यूज़र को पता चल जाएगा कि जो मेरे डेस्क पे बैठने वाला है कि हाँ ये बंदे ने ये चीज़ प्रोग्राम के अंदर कर रखी है। तो आप भी ये आदत आज से डाल लें कि इसका जो छोटे मोटे प्रोग्राम उसमें एटलीस्ट ये सिर्फ लिख दे। अब बड़े प्रोग्राम में तो ज़रूर लिखना होता है, बट अगर तुम कंपनी में ये कर रहे हो तो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये जीरो गार्बेज वैल्यू में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं तो स्टोर होगी ना, कहीं ना कहीं तो स्टोर होगी, जगह तो लेगी, तो ये सारा अवॉइड करते हैं। बट एक बेसिक लेवल पे तुम्हें ये चीज़ लिखनी चाहिए, क्योंकि पेपर एग्ज़ाम में अगर तुम ये चीज़ नहीं लिखते हो तो ये तुम्हारे लिए गलती है, तुम्हारे मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है तुम्हें ये सब लिखनी पड़ेगी, कमेंट्स डालने पड़ेंगे, क्योंकि देखो टीचर को इतना आइडिया है नहीं। तो टीचर आया है 3-4 कॉपी चेक करेगा, 20 सीट कॉपी चेक करेगा, उसको तो पैसे मिल जाएंगे। अब
तुम्हारा जब कॉपी आएगी तो उसे कुछ यूनिक लगे, उस यूनिकनेस को बनाए रखने के लिए तुम क्या करो, उसमें कमेंट लिख दो। कमेंट से क्या होगा, पहले कमेंट देखे हाँ ये चीज़ का, ये चीज़ का, भले ही तुम्हारा कोड गलत हो या सही, उससे मैटर नहीं करता। बट मैटर सबसे पहले कहते हैं तुमने कमेंट्स लिखे हो, कमेंट्स लिखे और नंबर वैसे ही दे देगा, एक्स्ट्रा देने होंगे तो आराम से मिल जाएंगे। ठीक, अब आता है कंपाइलेशन। कंपाइल कैसे करता है? सबसे पहले वो प्री प्रोसेसिंग करता है। प्री प्रोसेसिंग का मतलब चेक करता है कि भाई यहाँ पे कौन सी तरह की प्री प्रोसेसर यूज़ किया है, डिफाइन किया है, इंक्लूड किया है, अनडिफाइन किया है, उसको चेक करेगा। जब उसको चेक कर लेगा उसके बाद कहाँ पर जाएगा, कंपाइलेशन पर जाएगा। कंपाइलेशन किससे कहते हैं, जीसीसी करके। अब देखो सी प्रोग्रामिंग करने के लिए तुम्हें मिंग जी करके डाउनलोड करना पड़ेगा, उसको एक लेक्चर बना दूंगा, ध्यान से उसको डाउनलोड कर लेना, समझा दूँ किस तरह से यूज़ करते हैं। उसको लिखोगे अपने प्रॉम्प्ट में आ जाएगा, फिर असेंबली लैंग्वेज में जाएगा, ट्रांसलेट द असेंबली कोड इनटू मशीन कोड। तो वो क्या करेगा, जितना तुमने कोड लिखा है उसका क्या करेगा, असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसफर कर देगा। फिर करेगा लिंकिंग, द लिंक विल कंबाइन द ऑब्जेक्ट फाइल विद द लाइब्रेरी कोड क्रिएट एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल। अब देखो जो जो तुमने फाइल डाली, मैंने डाली स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल डाली है, और एक मैथ डॉट एच डाल दी है, कोनियो डाल दिया है ताकि मेरे फंक्शन बहुत अच्छा चले। अब क्या करेगा, वो लिंक करेगा कि हाँ देखो ये फाइल का जितना भी लिंक, जितने भी डेटा उसके पास पहुंचेगा उसको मैच करेगा, हाँ ये यूज़र क्या क्या चाहता था। फिर एग्जीक्यूट कर देगा और तुम्हारा प्रोग्राम क्या होने लगा, रन होने लगेगा। अब देखो ये क्या है, कंपाइलेशन ऐसे करते हैं, एग्जीक्यूशन ऐसे करते हैं। तुमने सबसे पहले क्या लिखना, जी सी सी प्रोग्राम डॉट सी स्लैश डालना, फिर अपने प्रोग्राम का नाम लिख देना, और प्रॉम्प्ट क्या होगा, रन होने लगेगा। साथ ही साथ फिर क्या करेगा, डॉट स्लैश प्रोग्राम करना, नहीं अपने प्रोग्राम का नाम लिखना, और तुम्हारा जो भी प्रोग्राम होगा, ये टू का टेबल ही क्यों ना हो, वो प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड करवाना चाहता तो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो सी प्रोग्रामिंग में तो मिंजी डब्ल्यू जैसी चीज़ को एग्जिट करवाना पड़ेगा तभी वो चीज़ चलेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आती है, मैंने प्रोग्राम तो बना दिया बट ये रन क्यों नहीं हो रहा है, एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ देखूँ मैं इसे, क्योंकि बी एस कोड तो सब चला लेते हैं, बट एक बेसिक चीज़ है कि बी एस कोड तो रहेगा रहेगा, साथ में मिंग जी डब्ल्यू करके चीज़ भी रहती है दुनिया में। ठीक है, जैसे हम जब कमाते हैं तो जो टैक्स का पैसा है कहीं ना गवर्नमेंट को जाएगा ना जाएगा, इसी तरह से मिंग जी डब्ल्यू करना ही पड़ेगा ताकि वो जाए। अब इसका ई क्वेश्चन देखो, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर और यूनियन। देखो स्ट्रक्चर और यूनियन क्या है, दोनों भाई भाई है, दोनों क्या है, भाई भाई। अब कैसे भाई भाई हम देखते हैं, बट इनमें अलग अलग है। अब अलग क्या, देखो यहाँ पे मैं समझा देना चाहता हूँ। अगर मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया किसी भी प्रोग्राम से पहले, क्या बोला मैंने, अगर मैंने किसी भी प्रोग्राम से कोड से पहले स्ट्रक्चर लिख दिया तो उसका मतलब क्या है, उसका जितने भी डेटा होगा, जितना भी डेटा होगा सब एक ही डब्बे में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, खाली एक ही डब्बे में आ जाएगा। देखो मैंने लिखा, स्ट्रक्चर किया, एक ई एम पी करके एक नाम दिया, कुछ भी लिख सकते हो, एक स्ट्रक्ट किया ई एम पी करके एक फाइल का नाम मैंने दिया, वेरिएबल का नाम दिया। इसमें मैंने लिखा है करेक्टर एक्स, एक फ्लोट वाई। अब देख लो करेक्टर कितने साइज का होता है, 1 बाइट का होता है, फ्लोट कितने का होता है, 4 बाइट का होता है। अब सिस्टम वेरी करता है, बट अब बेसिकली हम मान के चलते हैं कि ज़्यादातर किस में क्या चलता है, 1 बाइट का होता है, फ्लोट 4 बाइट का होता है। तो ये मत करना मेरे सिस्टम में तो इतना बाइट का, मेरे में इतना बाइट का, इसमें डिबेट मत करना मेरे से। तो क्या है ना, इस जो कंटेनर है इसमें क्या आएगा, जो भी साइज कंटेन करेगा तो किसका करेगा, पहले इसका करेगा और इसका। तो इसका कितना 4, इसका कितना है 1, और 4 और 1 कितना होता है हमारे पास, 5 होता है। 4 और 1 कितना होता है, 5 होता है। तो इसमें इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें 5 बाइट क्या हो जाएगा, इसमें 5 बाइट का क्या ले लेगा, डेटा स्टोरेज ले लेगा। ठीक है, डेटा स्टोरेज ले लेगा। फिर यूनियन क्या करता है, यूनियन में क्या, अगर मैं यूनियन लिख देता हूँ कोई भी प्रोग्राम के अंदर, तो क्या करेगा, दोनों को क्या कर देगा, मर्ज कर देगा, दोनों क्या कर देगा, मर्ज कर देगा, और देखेगा कि भाई बड़ा कौन है, इसके पास ज़्यादा घर है या ज़्यादा स्पेस है। देखेगा भाई फ्लोट के पास ज़्यादा स्पेस है, यानी 4 स्पेस है, हम कितनी स्टोरेज ले सकते हैं, 4 बाइट की। तो मेरा टोटल प्रोग्राम क्या करेगा, कितनी की मेमोरी ले लेगा, खाली 4 बाइट की। अब तुम्हारे दिमाग में बत्ती जल गई होगी कि सर हम स्ट्रक्चर लगाए अपने कोड के आगे यूनियन लगाए। तब ध्यान से समझ लो एक चीज़, कि डिपेंड करता है तुम्हारा डेटा कैसा है। अगर तुम्हारा डेटा शॉर्ट है, मतलब थोड़ा बहुत है, छोटा मोटा है, तुम स्ट्रक्ट का यूज़ कर लेना। अगर तुम्हारा डाटा बहुत बड़ा है और चाहते हो कि साइज़ ज़्यादा ना ले, साइज़ ज़्यादा ना ले, तो यूनियन लगा के तुम अपना काम करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, इसी में लिखा भी डिफरेंस बताओ, डिफरेंस समझ गए ना। स्टक लगा दूंगा तो मेरे जो दोनों डाटा है एक कंटेनर में आ जाएगा, बट अलग अलग क्या आ जाएगा, अलग अलग। यानी 4 लीटर पानी इसमें आ जाएगा, 1 लीटर पानी इसमें, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 लीटर पानी हो जाएगा, यानी 5 बाइट की मेमोरी ले लेगा। और अगर मैंने यूनियन लिख देता हूँ तो यूनियन का मतलब क्या होगा, क्या करेगा, एक ही कंटेनर में दोनों को डाल देगा, एक ही कंटेनर में दोनों को डाल देगा, तो 4 बाइट में ही करेक्टर भी आ जाएगा, तुम्हारा फ्लोट भी आ जाएगा। तो देखेगा जो बड़ा है, फ्लोट बड़ा था तो फ्लोट ही में रहने देगा, और 4 बाइट कैसे मान के चलेगा। तो यहाँ पे डेफिनेट
डिफरेंस भी पढ़ लो, क्योंकि हमें डिफरेंस की स्टेटमेंट लिखनी होती है। स्ट्रक्चर allocate storage space for all its members separately. Union allocate one common storage space for all its members. Union find that which of its member needs high storage space over other, but allocate that much space. मैंने ये बताया, हिंदी में समझा देता हूँ तुम्हें, भले तुम कहीं से पढ़ के आओ, हिंदी में समझते एट दी एंड। ठीक है, स्ट्रक्चर का काम क्या है, सेपरेट कर देगा, जितना स्पेस होगा उसको क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा। 4 13 है, 1 13, तो दोनों अलग अलग जाके एक बड़े से कंटेनर में आ जाएंगे, टोटल कितना हो जाएगा 5। ये काम करेगा स्ट्रक्चर। यूनियन क्या करेगा, बड़े वाले को ढूंढेगा कि भाई तुम में सबसे ताकतवर कौन है, जिसके पास ज़्यादा जगह है, उसी घर में सबको ढुकाते चले जाएगा। ठीक है, ये करेगा यूनियन। नाम से पता चलता है यूनियन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है, तुमने सीखी होगी, ए यूनियन बी, याद है ना, 12th में करी होगी, 10th में करी होगी। जिसका मतलब क्या होता है, ए के भी आ जाएंगे और बी के भी इसमें आ जाएंगे। ठीक है, फिर आता है स्ट्रक्चर ऑक्यूपाइज हायर मेमोरी स्पेस। जाहिर सी बात है, जब तुम हर किसी को ज़्यादा घर दे दोगे, 4 घर तू ले ले, 1 घर तू ले ले, इससे क्या होगा, हमारा ज़्यादा मेमोरी स्पेस ले लेगी, और ये क्या करेगा, लो मेमोरी स्पेस लेगा। वी कैन एक्सेस ऑल मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर एट अ टाइम। हम जब चाहे किसी भी मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। वी कैन एक्सेस ओनली वन मेंबर यूनियन एट अ टाइम। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, हमने तो एक घर में डाल दिया या 4 बाइट के अंदर डाल दिया, तो बट एक्सेस किसको कर सकते हैं, खाली एक को ही एक्सेस कर सकते हैं। किसमें, यूनियन में एक ही को एक्सेस कर सकते हैं। बट स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं है, स्ट्रक्चर में जब चाहे इसको निकाल सकते हैं। मैं मान के चलो इससे निकालना है, निकल जाएगा आराम से, कोई मिला तो है नहीं। बट यहाँ से ये तो मिल गया, ये क्या हो गए, मिल गए, तो इसे निकालना कठिन है, तो हम खाली एक टाइम पे एक ही चीज़ को निकाल सकते हैं। अब क्या है, कंज्यूम मोर स्पेस डेट यूनियन, सही बात है, ये क्या है, स्पेस ले लेता है। स्पेस का मतलब क्या है कि जब मैं प्रोग्राम लिखूंगा या मेरा जब फाइल बनेगी आखिरी में एट दी एंड 01 की फॉर्मेट में, तो क्या करेगा, छोटा सा यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। बट जब मैं स्ट्रक्चर में आ जाऊंगा तो क्या करेगा, इतना बड़ा लिख देगा भाई, पूरा पेज ही भर देगा उसके अंदर। आप यूनियन में क्या इतना से रखे छोड़ देगा, यही कहने का मतलब है यहाँ पे। सिंटेक्स तो दिखा देता हूँ तुम्हें, सिंटेक्स कैसे लिखते हैं। सिंटेक्स तो यही एग्जाम्पल है सबसे बेस्ट। यार मिट जा, हाँ मिट जा, मिट गया मिट गया मिट गया। सिंटेक्स मैंने यही लिखना है सबसे बेस्ट, एक सिंटेक्स के लिए कि बना देना, ये ज़रूर बनाना डायग्राम। अगर तुम डायग्राम नहीं बनाते हो, एक चीज़ याद रख लेना कि तुम्हारे जो नंबर, जहाँ 5 नंबर्स आ रहे हैं, तो उसकी जगह 4 हो सकते हैं। क्योंकि देखो, जितना तुम टीचर के लिए ईजी रखोगे, जितने अच्छे से तुम नोट्स बनाते हो, उसी तरह के पेपर में भी लिख के आएगा, उसी हिसाब से तुम्हारे नंबर मिल जाएंगे। ठीक, अब यूनिट 1 यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, यूनिट 1 में करवाऊँगा अगले लेक्चर में। जब तक के लिए ठीक है, एक चीज़ और समझा देता हूँ तुम्हें। बहुत सारी क्वेरी आ रही थी कि आईपी रैंक लिस्ट क्या है, आईपी रैंक लिस्ट क्या है, मार्क्स कैसे देखते हैं। भाई फर्स्ट ईयर तो बहुत क्यूरियस है कि अपने मार्क्स के लिए देखें कैसे